नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज, मतलब शिक्षण अभिरुचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न जो है डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं और आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, स्पेशली BHU BEd एंट्रेंस के लिए। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला प्रश्न है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछना चाहिए? मतलब जब एक टीचर पढ़ा रहा हो तो किस स्टेज में सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन करे। तो इसमें जो है विकल्प है प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, और है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न तो प्रस्तावना चरण में भी होगा, इंट्रोडक्टरी। जब एक टीचर जो है क्लास को शुरू कर रहा है तो वो जो क्वेश्चन करता है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में करता है। पुनरावृत्ति चरण में वो होता है कि बच्चे को जो आपने पढ़ाया है वो उसको कितना हद तक समझ में आया, अधिगम हुआ या नहीं, ये पता करता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पुनरावृत्ति चरण होता है। और लेसन को डेवलप करने के लिए आप बीच बीच में जो है सवाल करते रहते हैं तो उसे विकास चरण कहते हैं, उसे जो है पाठ का विकास कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल किए जाते हैं वो विकास चरण में किए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है टीचर क्या करता है, उसमें टीचर जो है बच्चे का माइंड क्या कह सकते हैं कि उसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करता है, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे अच्छा विकल्प होगा विकास चरण में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, मेंटल हेल्थ चाइल्ड का किस पर डिपेंड करेगा? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, अथवा इन सभी पर? तो इसमें से इन सभी पर विकल्प होगा, विद्यालय पर भी, परिवार पर भी, समुदाय पर भी। जिस प्रकार से उसको एनवायरनमेंट मिलेगा अच्छा, वो उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, तीन प्रकार की जो शिक्षाएं होती हैं जिन्हें इंग्लिश में देखें अगर तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल एजुकेशन जो वो होता है जिसमें सिलेबस बना दिया जाता है, एक टेक्स्ट बुक फिक्स कर दी जाती है और एक कोर्स टाइप का हो जाता है, वो फॉर्मल हो जाती है, जो हमें विद्यालय से, कॉलेज से, इन जगह से मिलती है। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम अपने परिवार से, समाज से और मीडिया से, हर चीज़ से सीखते हैं, जो कि मतलब एक लिस्टेड नहीं है, वो अनौपचारिक हो गया। और अनौपचारिक जो होता है जैसे एडल्ट एजुकेशन है, वयस्क या प्रौढ़ शिक्षा जो है, उसके लिए जो है वो उस प्रकार की जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा इसमें पूछा है तो माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा और कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा शिक्षण जो होता है वो। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत जो होगा वो डी नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये औपचारिक शिक्षा में आएगा। और माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा और साथियों के समूह द्वारा में प्राप्त जो शिक्षा होती है वो सब की सब इनफॉर्मल होगी। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? मतलब कोई स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनका ऑर्गेनाइजेशन क्यों होना चाहिए? मतलब जो है कोई स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के, आपको जैसे कि एक मार्च पास्ट करवा दिया जाता है या कि स्वच्छता पखवाड़ा हो गया, ये सब चीज़ें सह पाठ्येतर गतिविधियाँ हैं, तो इनका आयोजन क्यों किया जाना चाहिए? विकल्प में यह संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, यह छात्र के समग्र विकास में सहायक है, यह शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, और चौथा है यह उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो देखिए, यहाँ पर चौथा विकल्प को तो सबसे पहले डिस्कार्ड कर सकते हैं कि यह उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। एक तरह से आप कामचोर कहना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। यह शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक है, ये भी गलत है। यह छात्र के समग्र विकास में सहायक है, यही विकल्प सही होगा, क्योंकि इससे जो है बच्चा न केवल सिर्फ एकेडमिक्स में जो है तेज होता है बल्कि वो हर चीज़ में खुद को, क्योंकि ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे बच्चे का जो है बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। वो सोशल बिहेवियर सीखता है कि समाज में कैसे बिहेव करना है, जिम्मेदारी कैसे लेनी है, नेतृत्व कैसे करना है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को वो सीखता है। इसलिए यहाँ पर वह उसका जो है एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो है वी विकल्प सही होगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होगा? विकल्प हैं केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा, जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा, और चौथा विकल्प है असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि उसमें सभी प्रकार के बच्चों को, सभी प्रकार से वंचित समूहों को किसी भी प्रकार से हो, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, इज्जत के आधार पर, किसी भी प्रकार से जो है बच्चे अगर वो हो गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो उनको जो है शामिल किया जाएगा। तो जाति धर्म वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा जो होगी वो होगी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा लिखा है, इसलिए यहाँ पर इसे हम हटाना पड़ेगा। ये होता कि डिसेबल्ड चाइल्ड जो है उसको नॉर्मल चाइल्ड के साथ बैठा करके अगर पढ़ाया जाए तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। तो फिजिकली, मेंटली और सोशली किसी भी प्रकार से बच्चा अगर एक्सक्लूडेड है और उसे नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उसमें शामिल कर दिया गया तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार से उसे अलग थलग बैठा दिया गया उसके शरीर के आधार पर कि शरीर में कोई विकलांगता है, दिव्यांगता है, और या तो वो अलग धर्म से संबंधित है या अलग भाषा से संबंधित है, उसे अलग कर दिया जाए तो वो एक्सक्लूजन होगा। ठीक इसका अपोजिट। तो इस प्रकार से इसमें बी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे कर सकें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे जो कि आपको अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको हेल्पफुल है तो हमें जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। मतलब जो स्मॉल चाइल्ड है उसको पढ़ाना जरूरी है लेकिन उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ नहीं आने देना चाहिए। तो बोझ जो है ध्यान देना है कि विकल्प हैं यहाँ पर लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ और विद्यालय जाने का बोझ। तो लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, इनमें से जो है सबसे अच्छा उसमें जो है जो NCF 2005 है वो ये हटाता है कि पढ़ने का बोझ है, बर्डन ऑफ रीडिंग जो है उसे हटाया जाए। मतलब ये है कि एक पढ़ाई को बच्चा बोझ की तरह ना लेकर के चले तो वहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। इस प्रकार से इसमें बी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्व रखता है। मतलब अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, तो आपके अनुसार इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाता है, और शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ इंग्लिश के टर्म्स भी दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो इसमें जो है विकल्प ये सही होगा कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। मतलब बच्चे का ऑलराउंड, उसका जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कितना कर पा रहा है, ये टीचर की जिम्मेदारी। इसका सबसे ज़्यादा फोकस उसको इसी पर होना चाहिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का। शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, इससे जो है बच्चे का क्या लेना देना, और इससे बच्चे का कल्याण तो होना नहीं है। और बट ये है कि आकर्षक होना चाहिए लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। शिक्षक अपने स्कूल कितना अधिक भव्य दर्शा पाता है, इससे कोई मतलब नहीं। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि ए विकल्प हो कि बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक हो पाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प है शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, और चौथा है यह सभी। तो कथन जो देखिए, शिक्षण एक कला है ये सत्य है, शिक्षक जन्मजात होते हैं ये बात गलत होती है, क्योंकि जो है टीचर को क्या करते हैं, ट्रेन किया जाता है। मतलब कोई जो है पैदा ही टीचर नहीं होता है, ठीक है, उसे ट्रेन कर दिया जाता है, उस तरफ मोड़ा जाता है, उसकी अभिवृत्ति को, उसके अंदर ऐसे कौशलों का विकास किया जाता है, प्रोफेशनल स्किल्स दी जाती हैं, तो तब वो टीचर बनता है। तो इस प्रकार से इसमें सी विकल्प सही होगा। इसमें जो है बी विकल्प सही होगा कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है, ये कथन सत्य नहीं है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। विकल्प हैं, वह पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे कैसा जैसा इससे अंतर नहीं पड़ता, और चौथा स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
विकल्पों को देखते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, ये जो है स्कूल का स्टैंडर्ड फॉलो करे टीचर, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो उसका निजी जीवन है, यहाँ पर साफ लिखा है निजी जीवन, तो स्कूल के अकॉर्डिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे जैसा हो, इसका अंतर नहीं पड़ता, ये बात गलत है। क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई मिले रास्ते में कहीं भी और आप इस तरह का वो बिहेवियर शो करें कि आप जो है आपके अंदर कोई गरिमा ना हो, क्योंकि टीचर जो है हमारे समाज में एक अलग महत्व रखता है, उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है, तो उस प्रकार से उसको फर्क तो पड़ना चाहिए, इसलिए ये विकल्प भी गलत है। अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, इसे भी हटा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो बच्चे इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उससे डरेंगे, कभी मिलेंगे भी तो डर करके भागेंगे, या स्कूल में भी अगर मिलेंगे तो जो है उससे डरे डरे रहेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दिखावा तो होना ही नहीं चाहिए टीचर के लाइफ में। और पहला जो है कि पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, तो जो पद जो उसकी अपना जो उसका वर्च्यू है उसे उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक पद की एक गरिमा होती है और समाज में शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो सम्मान आपका तभी होगा जब आप सम्मान करने लायक अपने आप को दिखाएंगे। तो दिखावा ना करते हुए एक सरल व्यक्तित्व हो, सबसे मिलनसार हो, लेकिन एक एवरेज जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हास्य ठिठोली ना करे और बहुत ज़्यादा गंभीर भी ना रहे। इस प्रकार से पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, मतलब लर्निंग हो, इसके लिए क्या कंपलसरी है। छात्रों के मानसिक स्तर एवं अधिगम को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। और चौथा है यह सभी। तो देखिए, यह सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि छात्रों के मानसिक स्तर एवं अधिगम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा, तभी बच्चे सीख पाएंगे। अगर आप प्राइमरी क्लास के बच्चे को सीधे सीधे लेकर के आइए चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दीजिए, तो वहाँ पर उसको नहीं समझ में आएगा, इंटरेस्ट आप उसको नहीं समझ में आएगा, वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। तो उसका एक लेवल होना चाहिए, उसे ध्यान देना है। और अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी, तो ये भी सही है। और अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, ये भी सही है। तो इस प्रकार से यह सभी विकल्प यहाँ पर सही होंगे। सफल अधिगम के लिए इनकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट एंड डिफरेंट सोर्सेज से। इसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, तो आप लोग इसे लाइक कर दिया करिए अगर पसंद आए तो, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिए। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।